ये जो टॉपिक हैं जो मैंने बताए थे रस को, ये जैसे इस बार पेपर में गुरु वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इस प्रकार ये 20 रस हैं। तो अभी जो मेरी ट्रिक बनी है आधी बनी है, अभी पूरी नहीं बनी है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी पढ़ाया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ जिससे आपको कल आसानी से समझ आए। हमने पढ़ा था, तो हम एक से ही तो हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। जो गुरु है, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, जब हम ट्रीटमेंट किया जाता है तो हमें उसका विपरीत डाइट लेना पड़ता है, उसका अपोजिट डाइट लेना पड़ता है। जैसे कि कफ के गुण किसी को याद है? माइक खोल के बताएं। कफ के गुण सभी को याद होने चाहिए। सर भारी कम ऑन, होता है, कोई भी है? मुलायम होता है, गुरु हम्म, शीत, स्निग्ध, मधुर और चिपचिपा, स्थिर। वेरी गुड। यानी कि गुरु प्रधान है और शीतलता प्रधान है। देखिए मैंने तीन चीज बताई थी आपको। गुरु आएगा कफ में, और उष्ण आएगा पित्त में, और रुक्ष आएगा वात में। ये मेन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। जब हमें इसका ट्रीटमेंट करना होता है तो तब हम उसका विरोधी लिया जाता है। अगर गुरु का सेवन किया तो उससे क्या होगा? कफ की वृद्धि होगी और वात और पित्त की कमी आएगी। जब हमने लघु लिया, लघु हल्का होता है। लघु क्या है? हल्का। और अब ये इसका जस्ट उल्टा है। ये भारी है तो ये लघु है। गुरु का मतलब कि ये देरी से पचने वाला है, और लघु का मतलब कि ये जल्दी से पचने वाला है। तो गुरु जो है कफ को बढ़ाने वाला है, और जो लघु है वो वात को और पित्त को बढ़ाने वाला है। ठीक इसका उल्टा है। इसी प्रकार मंद है, तीक्ष्ण है, स्निग्ध है। स्निग्ध चिकना है, कफ को बढ़ाने वाला है ये। कुछ मात्रा में पित्त को भी बढ़ाता है और वात को कम करता है। रुक्ष गुण हमने पढ़ा। बताइए रुक्ष गुण किसका है? वात पित्त कफ में रुक्ष किसका गुण होता है? बात। वात। वात होता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो गुण लिखाए हैं उनको अच्छे से स्टडी कर लेना, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो जैसे कि रुक्ष है, अगर हम रुक्ष प्रधान खाना लेंगे तो वात बढ़ जाएगा, और रुक्ष प्रधान किस में फायदा करेगा? कफ में, क्योंकि वात और कफ एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो रुक्ष जो है कफ को ठीक करेगा। इस दृष्टि से हमें इन चीजों को पढ़ना है। शीत जो गुण है वात को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है। क्योंकि ठंडी जो होती है, वात वालों को भी ठंडी ज्यादा लगती है और कफ वालों को भी ज्यादा लगती है। और लेकिन पित्त का विरोधी है ये, मतलब कि पित्त में लेंगे और वात और कफ में नहीं लेंगे। उष्ण जो है गर्म होता है, पित्त को बढ़ाने वाला होता है, और कफ और वात को कम करने वाला होता है। इस प्रकार ये सारे के सारे हैं। इसलिए मैं इनके लिए छोटी ट्रिक ढूंढ रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप समझ गए होंगे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मैं इस टॉपिक को कल उठाऊंगा आपके सामने, अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? तो अभी मैं आगे पढ़ा देता हूँ आपका वीर्य। वीर्य इसको पोटेंसी भी कहा जाता है, और वीर्य का सामान्य से शब्द अर्थ भी हम लेते हैं ताकत से, कि औषधि में जो रोग के उपचार में मुख्य रूप से सहायक होता है। देखिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना आयुर्वेद में, जो हम ट्रीटमेंट किया जाता है वो वीर्य के बेस पे किया जाता है, कि किस औषधि का वीर्य कैसा है, उसके आधार पे उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे अजवाइन है, अजवाइन का वीर्य उष्ण वीर्य का है, इसीलिए उससे गर्मी बढ़ेगी, वात कम होगी और कफ कम होगा।
तो वीर्य रस जो है, वीर्य रस से अधिक शक्तिशाली है। अगर जहां पे कंपैरिजन में आ जाए रस और वीर्य एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मधुर है, मधुर कफ को बढ़ाने वाला है, और ठीक इसी तरीके का कोई आहार आ जाए कि वो मधुर तो है रस में लेकिन उसका वीर्य उष्ण है, तो वहां पे हम रस को नहीं देखेंगे, वहां पे हम वीर्य को देखेंगे कि उसका प्रभाव जो है कि वो कफ को बढ़ाएगा नहीं, उसका रस तो मीठा है लेकिन वो कफ को कम करेगा। तो मतलब कि ट्रीटमेंट की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो रस के मुकाबले हम वीर्य को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो वीर्य ज्यादा शक्तिशाली होता है रस से। वीर्य के आधार पर औषधि द्रव्यों को दो भागों में बांटा जाता है, विशेष रूप से ध्यान दीजिए, विशेष रूप से यहाँ पे कहा जा रहा है कि विशेष रूप से दो भागों में, जिसको कहते हैं उष्ण वीर्य, उष्ण यानी कि गर्म प्रकृति का है वो, शीत वीर्य अर्थात ठंडी प्रकृति का है। और सामान्य बोलचाल में इसी को हम बोलते हैं कि बोलते हैं ना गर्म तासीर, ठंडी तासीर, इसी को ही कहा जाता है। गर्म तासीर का मतलब उसका जो वीर्य है उष्ण वीर्य है, ठंडी तासीर जो है शीत वीर्य का है। ठीक है, समझ पा रहे हो सभी? यानी कि जिस खाने को खाने से हमारे शरीर में ठंडी बढ़ती है तो उसको शीत वीर्य प्रधान बोला जाता है। जिसको खाने से शरीर में उष्णता आती है, गर्मी आती है, उसको उष्ण वीर्य कहा जाता है। तो ये वीर्य को दो भागों में डिवाइड कर दिया विशेष रूप से। और इसका भी जो हम रस के साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो पित्त वाला कंसेप्ट सेम लगेगा। जो पित्त वाली ट्रिक बताएंगे कोई, पित्त बढ़ाने वाले रस कौन से हैं? अम्ल, लवण, कटु। वेरी गुड। देखिए 2 3 4 है ना, 2 3 4 जो हमारी ट्रिक थी, अम्ल, लवण और कटु, ये पित्त को बढ़ाने वाले हैं, अर्थात यही उष्ण वीर्य की। सेम वही वाली ट्रिक जो बच गया, मतलब कि वो ठंडी प्रकृति है, यानी कि कल हमने विदाही और अविदाही भी पढ़ा था, सेम वही है। विदाही को ही उष्ण वीर्य कहते हैं, अविदाही को ही शीत वीर्य कहते हैं। अविदाही में जो बच गया 1 5 6 मधुर, तिक्त और कसाई। ठीक है, ये हो गया वीर्य। हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना है क्योंकि हमारे पेपर में इससे ज्यादा अंदर की चीजें नहीं आएंगी, जानने को बहुत गहराई है, समुंदर है ये आयुर्वेद, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और मुख्य तो उष्ण और शीत वीर्य हमने पढ़ा दिया। इसके आधार पे कुछ विद्वान कहते हैं कि शीत और उष्ण वीर्य के अलावा 6 तरह के अन्य वीर्य भी होते हैं जिसके आधार पे ट्रीटमेंट किया जाता है। अब 6 अन्य वीर्य कौन से हैं? स्निग्ध अर्थात जिसमें चिकनापन हो, रुक्ष अर्थात जिसमें रूखापन हो, गुरु अर्थात जिसमें गुरुता अर्थात भारीपन हो, लघु अर्थात जो हल्का हो, जल्दी खाना डाइजेस्ट हो जाए, मंद जो देरी से पचे, तीक्ष्ण जो तीखा हो, उष्ण उत्पन्न करने वाला हो, गर्मी उत्पन्न करने वाला हो। तो ये 6 अन्य वीर्य भी होती है। तो विशेष रूप से दो होते हैं, सॉरी, शीत और उष्ण विशेष रूप से दो होते हैं। अगर हम इन 6 को भी मिला देंगे तो इनकी संख्या 8 होती है। अब हम पढ़ते हैं विपाक। विपाक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयुर्वेद में। आपने कभी देखा है, कोई मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएगा जिसने नीम के पत्ते खाए हो? हाँ जी। तो आप बताएंगे जब नीम के पत्ते खाते हैं तो शुरुआत में कैसा लगता है? कड़वे लगते हैं सर। पहले तो हल्का सा
एसएनएफ पहले लगेगा, एसएनएफ, इसके बाद करवाहट आता है उसमें। हाँ, हल्का सा एकदम से उसमें, क्योंकि तिक्त गुण होता है, कड़वा होता है वो। लेकिन आपने नोटिस किया 5-10 मिनट के बाद में फिर कैसा टेस्ट हो जाता है मुंह का? करवाहट रहता ही है, मतलब मीठा हो हाँ जाता है हाँ, सिर्फ बाद में तो। मीठा चेंज हो हो जाता जाता है। है। जी जिसने सर, नीम के पत्ते खाए होंगे वो बताएगा। मैंने कहा जिसने मैंने खाए हैं राहुल जी, और मैं, मेरा रूटीन है रोजाना खाने का, मेरे घर के नीचे सतगुरु जी 100 बताइए, मीटर बाद के में पेड़ कैसा टेस्ट हो जाता है 10 मिनट के बाद में उन्हीं नीम के है। हाँ जी, पत्ते? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। देखिए, शुरुआत में नीम के पत्ते खाए हमने, शुरू में बहुत कड़वे लगते हैं, 5-10 मिनट आप मुंह में रखो, बाद में वो मीठा हो जाता है टेस्ट उसका। अच्छा चलिए, तो नीम का हो गया। मैं सामान्य सा उदाहरण देता हूँ। लड्डू खाया होगा सभी ने, मिठाई, ठीक है? तो मुझे बताएंगे, मुझे पूजा जी बताएंगे। चलो, मिठाई जब हम खाते हैं उसके 10 मिनट बाद मुंह कैसा हो जाता है? टेस्ट आप बताइए। खाने के 10 मिनट बाद क्या टेस्ट होता है, एक्चुअलिटी वाली बताइए। मुझे मीठा तो वैसे पसंद नहीं है इतना, बट अच्छा लगता है। नहीं, मीनाक्षी जी आप बताइए। सर मुझे मीठा पसंद नहीं है तो मैं मीठा कम खाती हूँ। कोई भी बताइए लेकिन किसको मीठा पसंद। खाने के बाद शुरू शुरू में तो मीठा लगता है, लेकिन बाद में चिकनाहट आती है। खट्टापन लगता है बाद में। वेरी गुड, ये आया आंसर, किरण जी ने आंसर किया। आप कभी नोटिस करना, आप चीनी खाना, लड्डू खाना, आप 2-4 मिनट खाना उसको आराम से, शुरू में मीठा लगेगा, 5-10 मिनट बाद जब वो मीठा, वो लड्डू आपके मुंह में रहेगा तो उसी का ही मीठा वो खट्टे में बदल जाएगा, वो मीठा खट्टे में बदल जाएगा। इसको विपाक कहते हैं। मतलब कि शुरुआत का गुण कुछ भी हो, जो बाद का जो रिजल्ट है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसी को ही विपाक कहा जाता है। आप ये एक्सपेरिमेंट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको समझाने के लिए। देखिए, जठराग्नि के संयोग से द्रव्यों के पाचन के समय, मतलब कि द्रव्य यानी कि कल हमने पढ़े थे ना 3 तरीके के द्रव्य, पार्थिव, जंगम और जो हम प्लांट से मिले, 3 तरह के द्रव्य होते हैं। यानी कि जो भी चीज हम खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, वो द्रव्य होता है। अन्न रस यानी कि खाया मीठा और बन गया खट्टा, खाया कड़वा और बन गया मीठा, यानी कि जो बाद लिया कुछ और बना कुछ, उसको ही विपाक कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? विपाक कहते हैं। एक और भाग, और ये हमने पढ़ चुके हैं। जब हम खाना खाते हैं, खाना अंदर जाके 2 भागों में डिवाइड होता है, जो सार भाग में और असार भाग में। सार को प्रसाद भाग कहते हैं और असार को किट भाग कहते हैं। किट भाग जो होता है मल होता है ना, 2 अलग अलग। बाकी आगे आगे जो अलग भूत अग्नियां, धातु अग्नियां कार्य करती हैं, वो अलग अलग सार और किट, सार किट, सार किट हर बार बनता जाता है। अब ये जो लिक्विड बाद में बना था, जो सार भाग जो बना, यह द्रव्य का नया ही रूप होता है। मतलब कि मैंने मीठा खाया और मीठा खाने के बाद में मेरा मुंह खट्टा हो गया, यानी कि जो नया रूप बना उसी को ही विपाक कहते हैं। उसी चीज को हमें स्टडी करना है। थोड़ा 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 कठिन है ये स्टडी करना, कुछ कुछ ही मैं भी समझ पाया हूँ। जितना मैं समझ पाया हूँ मैं उतना आपको समझा दूंगा। और आपको इंट्रो ही काफी है कि विपाक की ये परिवर्तन है, उसी को ही विपाक कहा जाता है। सामान्य रूप से जो परिवर्तन है, ये 3 रस के आधार पे इसके 3 भेद कहे गए हैं। मीठा रस लगना, खट्टा और कटु। इस तरीके से, यानी कि किसी खाने के बाद में हमें मीठा लगने लग जाता है, किसी खाने के बाद में हमें कटु का रस
लगने लग जाता, चरपरा सा लगने लग जाता है, किसी खाने के बाद में खट्टा सा हमें लगता है। तो ये विपाक के 3 भेद हो गए रस के आधार पे। हमारे सिलेबस में इतना काफी है जो विपाक के सर लिए। राहुल सर, आप बोल रहे हो जठराग्नि के साथ मिक्स होता है, फिर खाने के बाद टेस्ट तुरंत कैसे वो होगा, विपाक चेंज होगा? वो तो पेट के अंदर जाके होएगा ना। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ये है कि जठराग्नि का प्रधान जो स्थान है वो हमारे डोडिनम में है। तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि कुछ बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में जठराग्नि कार्य करती है। और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन हमारे मुंह में ही हो जाता है, स्लाइवा करता है। तो वो भी एक अग्नि ही है, ठीक है। विशेष स्थान है ड्यूोडेनम में, लेकिन पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में ये अग्नि का स्थान होता है। तो यहाँ पे ये स्लाइड कंप्लीट हुई है। अगली मैं स्लाइड पढ़ा रहा हूँ आपको। अगला टॉपिक है हमारा स्वस्थ वृत्त। जो उसका वो छूट गया ना, वो मैं आपको कल कराऊंगा ट्रिक के साथ, कल या फिर परसों। जब वो ट्रिक बन जाएगी तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्वस्थ वृत्त मतलब कि जीवन जीने का सही तरीका, उसको ही स्वस्थ वृत्त। वृत्त यानी कि सर्कल, स्वस्थ यानी कि हेल्दी रहने का। तो मैं एक चार्ट के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, हमारा एक रूटीन होता है। किसी का माइक खुला हुआ, वो अपना माइक बंद कर लीजिए। रानी जी। जी, कोई कुछ कह रहा है? नहीं भैया। ठीक है। देखिए, एक सर्कल होता है अपने, वो वाला तो बायोलॉजिकल वाला चार्ट तो मैं नहीं दिखा पाया आपको अभी, वो मैं कल दिखा दूंगा आपको। कि अलग अलग अंगों में अलग अलग ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे आप खाली वात पित्त कफ से समझ जाइए कि देखिए, यहाँ पे टाइम भी दिखाया गया है। देखिए, रात के 12 बजे, नहीं तो आफ्टरनून है, सुबह के 6 आफ्टरनून है बजे सर वो। 6 बजे, शाम के, ये रहा मिड नाइट। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ते हैं मिड नाइट, रात के 12 बजे। रात को पित्त प्रधान होता है। कब से लेकर के? 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक वात प्रधान होता है। ये चार्ट परफेक्ट नहीं है, कुछ त्रुटियां हो सकती है इसमें, क्योंकि कुछ यहाँ पे 4 बजे से लिया जाता है। तो मैं आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ, यानी कि अलग अलग समय पर अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं और अलग अलग टाइम पे वात पित्त कफ बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं समझाना आपको ये चाहूंगा कि जैसे कि हम उठ रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक सबका अपना अपना टाइम होता है। और इसी को दिनचर्या कहते हैं कि कब हमें सोना है, कब हमें उठना है, कब हमें स्नान करना है। इन सब का एक नियम बनाया गया है। और आजकल तो लाइट आ गई है, क्योंकि लाइट का आविष्कार हो गया, बल्ब का। तो हम पहले के मुकाबले अब हमारा रूटीन उसकी वजह से चेंज हो गया है। लेकिन हम पहले पुरातन काल को हम देखते हैं तो उसमें लाइट तो पहले नहीं होती थी। और उसके उसके बेसिस पे जो पूरी रूटीन का निर्माण किया गया, और एक्चुअल में जो एक्चुअल रूटीन भी वही है। और अगर हम उस नियम को फॉलो करें तो हम कभी बीमार नहीं रह सकते।
कि सुबह उठना है हमें ब्रह्म मुहूर्त में, खाना खाना है, स्नान करना है, दोपहर का खाना खाना है, रेस्ट करना है, शाम का खाना खाना है, सो जाना है। तो हमें इस रूटीन को पूरा फॉलो करना। ये तो आ गया दिनचर्या में कि दिन में हमें क्या करना है। स्क्रीन नहीं है अभी, मैंने जान के बंद कर दिया। और रात में हमें क्या करना है वो रात्रिचर्या में आएगा। और अलग अलग सीजन में क्या करना है, गर्मी में, बारिश में, सर्दी में, ये चीज आएंगी ऋतुचर्या के अंतर्गत। और इसके अलावा संध्याचर्या भी होती है, वो थोड़ा एडवांस हो गया, हम इतना नहीं पढ़ेंगे, तो हम सिंपल पढ़ते हैं। दिनचर्या, दिनचर्या अर्थात दिन प्लस चर्या, जो दिन के समय, वैसे रात्रिचर्या भी दिनचर्या का ही एक अंग है, क्योंकि दिनचर्या में हम 24 घंटे गिनते हैं। तो सुबह से लेकर के, सुबह 12 बजे से लेकर के अगले दिन के 12 बजे पूरा दिनचर्या ही होता है ये। लेकिन फिर भी दिनचर्या में हम, जब सूर्य है उसको हम दिनचर्या सामान्य मानते हैं, सूर्य नहीं है फिर बाद में उसको हम रात्रिचर्या मानते हैं। तो जो कर्म, जो क्रियाएं हम दिन के समय करते हैं उसको हम दिनचर्या कहेंगे। तो दिनचर्या कब से शुरू हो जाती है, जब हम उठते हैं बिस्तर से। जैसे हम 4 बजे, हम 5 बजे, हम 6 बजे हम उठे, तो ये दिनचर्या हमारी वहां से शुरू होगी। उठते ही हमने क्या किया, उठते ही हमने आंखों पे पानी मारा, कुल्ला किया, ब्रुश किया, उषापान किया, कुछ व्यायाम किए। और आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीजें वो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या हमें रूटीन में करना चाहिए, कब व्यायाम करना चाहिए, कब मालिश करनी चाहिए, कब खाना खाना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए। ऐसी रात्रिचर्या के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए, रात्रिचर्या में मुख्य रूप से आएगा ब्रह्मचर्य पालन और निद्रा। ये दो चीज विशेष रूप से आती है कि सोना और ब्रह्मचर्य का पालन, ये दो चीज रात्रिचर्या के अंतर्गत आती है। और ऋतुचर्या में, मतलब कि ऋतु मतलब कि सीजन, कि गर्मी का सीजन है तो हमें उसके अकॉर्डिंग आहार विहार करना, उस सीजन के अकॉर्डिंग हमें कपड़े पहनना। अभी गर्मी का मौसम अभी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा भी गर्मी आनी शुरू हो गई है, सर्दी कम हो गई है, बसंत ऋतु भी चल रही है ना। तो अभी हम लोगों ने टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया। ठीक इससे 2 महीने पहले की बात करें तो हम जैकेट पहन के क्लास लेता था मैं आपकी। तो परिवर्तन आया ना, ऋतु के अकॉर्डिंग हमारे दिनचर्या में परिवर्तन आते हैं। अगर हम ये परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए इन परिवर्तनों का आवश्यक है। तो ये तो मैंने फिजिकली बताया कपड़ों का, सर्दी में कपड़े, गर्मी के कपड़े। इसी प्रकार सर्दी में लिए जाने वाले आहार, सर्दी में लिए जाने वाले रस और गर्मी में लिए जाने वाले रस दोनों अलग अलग होती है। सर्दी में लिए जाने वाले फल, गर्मी में लिए जाने वाले फल सब्जी अलग अलग होते हैं। ये सभी चीज ऋतुचर्या के अंतर्गत आती है, मतलब कि अलग अलग सीजन में जो हम आहार विहार का जो पालन करते हैं उसी को ही ऋतुचर्या कहते हैं। तो दिनचर्या, रात्रिचर्या, संध्याचर्या, ऋतुचर्या, इसको ही पूरा का पूरा स्वस्थ वृत्त कहते हैं। अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं आप लोगों को, विजिबल होगी मेरी स्क्रीन आपको? नहीं अभी तक तो नहीं, हाँ हो गया। विशेष रूप से देखिए, दिनचर्या और ऋतुचर्या हम स्वस्थ वृत्त में इंक्लूड करते हैं। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य 2 है। आयुर्वेद में बताते हैं कि आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, आतुरस्य विकार परशमन च। मतलब कि जो हेल्दी व्यक्ति हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनके स्वास्थ्य को रक्षा करना। जैसे कि आप लोग अभी हेल्दी हो, अब कई लोग बोलेंगे कि मैं तो हेल्दी हूं, मैं क्यों नियम को पालन करूं, बीमार लोगों को पालन करना चाहिए, मैं तो ठीक हूं, मैं तो बीमार होने के बाद पालन करूंगा।
लेकिन आयुर्वेद कहता नहीं, जो व्यक्ति हेल्दी हैं वो हेल्दी रहने के लिए नियमों को पालन करेंगे ताकि वो बीमार ना हो। और जो आतुरस्य विकार पर समन्वय, कि जो बीमार हो चुके हैं वो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए नियमों का पालन करेंगे। इसका मतलब नियमों का पालन तो सबको करना है, चाहे वो बीमार है चाहे वो स्वस्थ है। तो आयुर्वेद के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, दो उद्देश्य याद रखेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये पहला उद्देश्य है आयुर्वेद का, और दूसरा उद्देश्य है कि बीमार व्यक्तियों को बीमारी से बचाना। तो दिनचर्या हम पढ़ते हैं, दिनचर्या में कुछ कुछ जो स्टेप हैं अलग अलग ग्रंथों में कुछ एक दो ऊपर नीचे मिल सकता है, लेकिन जो ज्यादातर ग्रंथों का निचोड़ मैंने निकाला है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। देखिए, दिनचर्या, दिन प्लस चर्या, अर्थात दिन के दौरान, चर्या अर्थात आचरण करना, दिन यानी कि दिन के समय, कि दिन के समय जो हम आचरण करते हैं, आचरण यानी कि जो विहार करते हैं, व्यवहार करते हैं, जो रूटीन को फॉलो करते हैं, उसको दिनचर्या कहते हैं। अब सबसे पहले दिनचर्या कहाँ से शुरू हुई? हम सोए हुए हैं, सुबह उठे, उसी दिन उस वहीं से दिनचर्या शुरू हो जाती है, सुबह आँख खुलते ही। तो मतलब कि जागरण सबसे पहला पॉइंट, कि जब हम जागेंगे वो सबसे पहला स्टेप है। अब पहला स्टेप जागेंगे कब? ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे। अब ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? सूर्योदय के 2 घंटे से पूर्व। जैसे कि सामान्य रूप से सूर्योदय 6:30 बजे होता है, आजकल भी शायद इसी टाइम हो रहा है लगभग, मैं श्योर नहीं हूं। तो उससे 2 घंटे पहले अर्थात 4:30 बजे, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो मतलब कि 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पहला नियम बनाया ये आयुर्वेद में। मुख धोना, उसके बाद में हम उठ गए, उठने के बाद में हम पानी के छींटे मारते हैं ना अपनी आंखों पर, आंखों की गंदगी बाहर निकालते हैं, उससे ताजगी भी आती है। तो ये इसका दूसरा स्टेप हो गया कि उठने के बाद में हमें ये चीज करनी चाहिए। उसके बाद में ऊंचा पान, ऊंचा पान तो सबको ही पता होगा, योग के विद्यार्थी हैं आप, कि तांबे के बर्तन में पानी को रखा जाता है और 1 से 4 अपनी अपनी क्षमता, कोई एक व्यक्ति 1 ही गिलास पीता है, कोई 4 भी पी लेता है, कोई 2 पी लेता है। और सामान्य रूप से तो रात को जरा रखा हुआ पानी उसी को पिया जाता है, लेकिन सर्दी का मौसम है तो उसको थोड़ा गर्म करके पी लिया जाता है। और हम योग के विद्यार्थी हैं तो हम इसमें कुछ एक्सरसाइज भी ऐड कर देते हैं। वैसे आयुर्वेद में नहीं कहा गया एक्सरसाइज करने के लिए, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया यहाँ पे, कि हमें कर लेना चाहिए इसके साथ में इस नियम को भी, कि सुबह सुबह लघु प्रसंग प्रक्षालन की एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, उससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती। कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, उद्राकर्षणासन, तिर्यक भुजंगासन, अगर समय हो तो इनको कर लेना चाहिए, ये भी दिनचर्या का ही एक पार्ट है। उसके बाद में मल त्याग, हम वॉशरूम में जाते हैं और मल त्याग भी किस में करना है? काग आसन में करना है। उस स्थिति में मल त्याग ज्यादा बेहतर तरीके से होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम होती है काग आसन की स्थिति में बैठने से। अब फ्रेश हो गए हैं, फ्रेश होने के बाद में हमें क्या करना चाहिए? हम दंत धोती, आयुर्वेद उसमें घेरंड संहिता में दंत धोती के नाम से ये चीज यहाँ पे कहा गया, दंत धावन, अर्थात दांतों की सफाई सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? कटु रस, तिक्त रस और कसाय रस वाले जो औषधीय रस हैं, औषधि वृक्ष हैं, जैसे कि नीम हो गया, बबूल हो गया, बबूल, करंज, मालती, नीम, ये जो पेड़ है, इसके अलावा और भी कीकर हैं, बहुत सारे जो पेड़ हैं, उनकी दातुन गाँव में हम यूज करते हैं उनको। यहाँ पर भी शहर में भी कई लोग यूज करते हैं, दिल्ली में मैं भी करता हूँ कई बार, जानकार लोग करते हैं, कई कई जिनको मौका मिल जाता है वो करते हैं दंत धावन। नहीं तो सामान्य रूप से तो कोलगेट जिंदाबाद, क्लोजअप जिंदाबाद, पतंजलि की दंत कांति जिंदाबाद, वो भी दंत धावन में ही आएगा, कि मतलब कि दांतों की सफाई करनी है। लेकिन आयुर्वेद में
जो कहा गया वो इन रसों से कहा गया है, कटु तिक्त कषाय, इन रसों वाली औषधीय वृक्ष की दातून से दांतों की सफाई करनी। इसके बाद में जीवहा निर्लेखन, जीभ की सफाई करनी, कि पीछे की तरफ हाथ ले जाते हैं और जीभ की सफाई की जाती है, छोटी जीभ की, थोड़ा सा उससे कई बार पित्त भी बाहर आ जाता है। गंडूस धारण, गंडूस का यहाँ पे अर्थ होता है कि कुछ भी हमारे जो तेल आदि को मुंह के अंदर डालना। इसको हम सामान्य रूप से यूज बहुत कम करते हैं, जो बहुत ज्यादा नियमों को फॉलो करते हैं वो इसको करते हैं, जैसे कि दांत साफ करके मुख में तिल या सरसों का तेल लेकर दाएं बाएं घुमाना, कि मुंह के अंदर तेल को भरना है और बाद में उसको निकाल देना है। इसको गंडूस धारण कहते हैं। बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो करेंगे उनके दांत हेल्दी रहेंगे, उनके दांत मुख से दुर्गंध नहीं आएगी, जीभ साफ रहेगी, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इससे मिलते हैं। अंजन, अंजन सामान्य रूप से काजल आदि लगाना, आंखों में आंखों की सफाई करना, उसको बोला जाता है। नस्य कर्म, ये आयुर्वेद में का एक पंचकर्म का भी एक भाग है। कोई मुझे बताएगा आयुर्वेद के पंच जो प्रधान कर्म होते हैं उनके नाम किसी को याद है? वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य, रक्त, क्लास मोक्षण। में? वेरी गुड, परफेक्ट। वमन करना, उल्टी करना, विरेचन करना अर्थात औषधियों द्वारा मुंह से लेना और एनएस के भाग से निकाल देना, वो विरेचन है। नस्य, नाक में कोई चीज डालते हैं, वो चीज क्या है? तेल। और विशेष रूप से जिस तेल का वर्णन है हमारे ग्रंथ के अंदर, अणु तेल का वर्णन है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैंने देखा है, ये पतंजलि स्टोर पे भी मिलता है अणु तेल। मुझे भी जब कफ की समस्या हुई थी, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। और नॉर्मल भी आप लोग अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए भी अणु तेल को ले सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि अभी आप लोगों का एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो आप अणु तेल को खरीद लो। 150-200 की आती है, 50 या 100 ml की। रात सबसे जो ज्यादा बेनिफिशियली सुबह के टाइम करता है अणु तेल। इससे क्या होगा ना, आपकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी, नाक भी साफ रहेगी, दिमाग फ्रेश रहेगा अणु तेल से। तो ये नस्य कर्म है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है ये। और इसके अलावा अणु तेल नहीं है तो बादाम रोगन या गाय का घी, षडबिंदु तेल, और भी बहुत सारे तेल हम यूज किए जा सकते हैं। कुछ भी ना मिले तो कई लोग तो सरसों का तेल भी यूज कर लेते हैं, सरसों का तेल का भी कई लोग है। लेकिन ज्यादा जो बेस्ट जो हमारे ग्रंथ में बताया गया है वो अणु तेल बताया गया है। और अणु तेल पतंजलि स्टोर पर भी मिलता है, क्योंकि मैंने वहां से खरीदा है। और औरों का मुझे पता नहीं, और जगह भी मिलता होगा। धूम्रपान, धूम्रपान होता है धुएं को लेना। सामान्य रूप से आप समझो हवन का धुआं समझ लो चाहे तो, सिंपल रूप से, कि हवन में भी हम पीपल, बरगद, आम, अलग अलग औषधियों को, तुलसी, गिलोय, अलग अलग वृक्षों की, औषधीय वृक्षों की हम टहनियों को यूज करते हैं और उनको जलाते हैं। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, उस दिन बताया था कि शांति कुंज में रिसर्च हुई थी, और रिसर्च में अस्थमा के पेशेंट को बिठाया गया हवन कुंड के पास में, और कुछ दिनों में रिजल्ट में पाया गया कि उसका अस्थमा कम हो गया है। तो धूम्रपान का ही नतीजा है। और आप योगा सेंटर में भी कई लोग इसको यूज करते हैं, कि कुछ जैसे कि कुछ योगा सेंटर में उसको आजकल तो परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, लेकिन जो नेचुरल रूप से सेंटर को या घर के अंदर सुगंध लाने के लिए हम सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, वो भी धूमपान ही है, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। आजकल जो अगरबत्ती आ रही है, कोई कोई अगरबत्ती शुद्ध है, तो उससे क्या होता है ना, एक वो जो गंध, जो उसका धुआं लेने का मन करता है, हमें यहाँ बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, और वो यूजफुल भी होती है कई, तो उसी को धूमपान कहते हैं।
अलग अलग बीमारियों में इसको यूज किया जाता है, धूम्रपान का। 4 कर्म, 4 यानी कि जो अतिरिक्त कर्म है, जैसे कि नाखून काटना, बाल काटना, है ना, यानी कि जो अतिरिक्त काम है ये हमें इसके बाद करना चाहिए। पूरा सीक्वेंस है कि किसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये आयुर्वेद में बताया गया है। अब नाखून काटने के बाद में अभ्यंग मतलब कि मालिश करनी चाहिए शरीर। शिरोअभ्यंग मतलब कि सिर की मालिश करनी चाहिए। कर्णाभ्यंग मतलब कि कानों की मालिश करनी चाहिए तेल के साथ में। पादाभ्यंग पैरों की मालिश, उदराभ्यंग उदर की मालिश, कटी अभ्यंग कमर की मालिश। तो पूरे शरीर की हमें मालिश करनी चाहिए सुबह के समय। और मालिश का रीजन बताया था मैंने, क्योंकि स्निग्धता बढ़ेगी तो वात रोग सबसे ज्यादा होते हैं। तो स्निग्धता बढ़ने से वात की समस्या अपने आप कम हो जाएंगी। लेकिन आप इस चीज का भी ध्यान रखना, ज्यादा स्निग्धता बढ़ेगी तो मोटापा भी बढ़ता है। मालिश करने से मोटापा में वृद्धि होती है अगर सामान्य मालिश किया तो। फिर से बोल रहा हूं मैं, मालिश करेंगे वात कम होगा, 100% कम होगा। जैसे कि वात यानी कि जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, इसमें कमी आएगी। लेकिन हमने खाली मालिश किया और सामान्य ठंडे पानी से नहा लिया या उसको साफ कर लिया, उससे मोटापा बढ़ेगा। जिनके शरीर कमजोर है, जो पतले हैं, उनको मोटा होना है तो डेली मालिश करो और बाद में उसको आराम से पोंछ लो, वो उनका शरीर अपने आप ही मोटा होने लगेगा। लेकिन हमें वात को भी कम करना है और शरीर को मोटा भी नहीं होने देना। तो हम उस समय क्या करते हैं, नेचुरोपैथी में भी इसको यूज किया जाता है, आयुर्वेद में भी यूज करते हैं कि पहले तेल की मालिश करते हैं, बाद में उसको ले जाते हैं स्टीम देने के लिए। पहले तो पूरे शरीर को मालिश किया, उसके बाद में स्टीम के अंदर बिठा देते हैं उसको। घर के अंदर स्टीम अवेलेबल नहीं होती है तो घर में हम क्या करते हैं, गर्म पानी से स्नान कर लेते हैं। तो उससे कफ दोष भी नहीं बढ़ेगा और वात भी कम हो जाएगा, तो दोनों में फायदा मिलेगा। और यहाँ पे व्यायाम कर लेंगे तो भी वात अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि जो हम स्टीम काम कर रही थी वो व्यायाम ने काम कर दिया, क्योंकि शरीर में नेचुरली हीट हमने जनरेट किया। तो मतलब कि वात और कफ दोनों का अपने आप ही कम हो गया। मतलब कि पहले मालिश करो, उसके बाद में व्यायाम करो। और आयुर्वेद में स्पष्ट कहा है व्यायाम की डेफिनेशन क्या है। आयुर्वेद में कहा है कि जब तक हमारी सांस फूलने ना लग जाए, हमारे माथे में, हमारी काख में पसीना ना आ जाए, तब तक व्यायाम पूर्ण नहीं होता। स्पष्ट कहा गया है कि शरीर में हल्की थकावट होना, माथे पर, आम के नीचे पसीना आ गया, समझ जाओ आपकी एक्सरसाइज व्यायाम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपको एडवांस एक्सरसाइज अलग करनी है, वो अलग विषय है। और व्यायाम को हम सामान्य भाषा में वार्म अप एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। उबटन होता है शरीर पे जो लेप लगाया जाता है, सामान्य रूप से लेडीज ज्यादा इसका यूज करती है सुंदरता को बढ़ाने के लिए। राजा महाराजा भी यूज करते थे कि दूध से स्नान करते थे, बेसन लगाते हैं अपनी स्किन पे, और मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, तिल का तेल से होता है, दही भी लगाई जाती है शरीर पे, इसकी मालिश की जाती है। तो इसको उबटन कहते हैं। इससे सुंदरता में बढ़ावा होती है, जो स्किन का जो रंग है वो निखरता है, कालापन दूर होता है। स्नान, इसके बाद में नहाना चाहिए। देखिए नहाने की बारी कब आई है, 15वें नंबर पे आई है। अब हम देख लीजिए हम कितने नियमों का पालन करते हैं। स्नान का नंबर 15वां नंबर आया है। इतने कर्म, 14 कर्म हमें नहाने से पहले करने चाहिए, और हम देखो कितने करते हैं। नहाने के बाद में कपड़े पहनेंगे, खाना खाएंगे, और उसके बाद में जो दिन का रूटीन है वो नॉर्मल सामान्य चलेगा। उसको लिखना जरूरी नहीं समझा है यहाँ पे, क्योंकि सबके अलग अलग कार्य हैं, उसके अलग अलग हो सकते हैं उसके हिसाब से। रात्रिचर्या, दिन में देखिए 24 घंटे होते हैं, तो रात्रिचर्या एक दिवस में, रात्रिचर्या भी दिनचर्या का ही एक भाग है।
लेकिन अगर वहां पे रात्रिचर्या अलग लिखी हुई आ रही है तो समझ जाना कि रात्रि प्लस चर्या, कि रात्रि में चर्यार्थ करने योग्य आचरण जो करना चाहिए उसको रात्रिचर्या कहते हैं। जैसे रात्रि में क्या करना चाहिए, सोना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए है, और हमें ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, ज्यादा फोन नहीं देखना चाहिए, बहुत ज्यादा देर रात तक पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। ये रात्रिचर्या के नियम है, क्योंकि आजकल तो चलो लाइट है, पहले तो लाइट नहीं होती थी, इसलिए ये नियम बनाए गए थे कि उससे आंखों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो रात में खाना पीना, आचार विहार, ये रात्रिचर्या के अंतर्गत आती है। तो मैं ऋतुचर्या का इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बाकी हम डिटेल में हम कल पढ़ेंगे कि अलग अलग ऋतुओं में जो आचरण करना चाहिए। गर्मी में अलग, गर्मी में हम हल्के कपड़े पहनेंगे, सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनेंगे, बारिश में हम दोनों बीच का संयम देखेंगे, सर्दी लगेगी तो गर्म, नहीं तो ठंडा। अलग अलग ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो आचरण किया जाता है, जो खाना लिया जाता है। बारिश में हम चिकनी चीजें लेते हैं, दिसंबर के महीने में हम भारी चीजें, तिल के लड्डू खाते हैं, गूंद खाते हैं, भारी खाना खाया जाता है। और गर्मी में हम शरबत पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, तरबूज खरबूजा, इनकी ठंडी चीजें खाई जाती हैं। तो अलग अलग ऋतुओं में जो आचरण, जो व्यवहार खान पीन में और रहन सहन में किया जाता है वो ऋतुचर्या के अंतर्गत आता है। सामान्य रूप से 3 मौसम होते हैं, गर्मी, शीत और बारिश। अगर हम ऋतुओं के आधार पे बात करें तो 6 ऋतु होती हैं, और ये घेरन संहिता में भी रोहित सर ने पढ़ाया था बहुत अच्छे से इस टॉपिक को, तो मैं फिर भी करा देता हूं आपको। 6 ऋतु होती है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ये चार्ट मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया, इसका ये आएगा, इसको इसका ये आएगा, मैंने बाद में ध्यान दिया, रिसीव की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और मुझे टाइम लग गया आपकी क्लास लेने में। बाद में मुझे समझ आया कि चार्ट गलत बना हुआ है, और इसका जो लिखा हुआ है वो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ वो कि वसंत ऋतु का जो समय है 15 मार्च से लेकर के 14 मई होता है। ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो 15 मई से लेकर के 14 जुलाई होता है। वर्षा ऋतु का जो समय है 15 जुलाई से लेकर के 14 सितंबर तक होता है। शरद ऋतु का समय 15 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक होता है। हेमंत ऋतु का समय 15 नवंबर से लेकर के 14 जनवरी तक होता है। और शिशिर ऋतु का समय सबसे ऊपर जो लिखी हुई है 15 जनवरी से लेकर के 14 मार्च तक होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक दो बार पेपर में कि वसंत ऋतु में भारतीय मास कौन सा है, चैत्र है, वैशाख है। ये क्रम से भी एक बार क्वेश्चन आया था कि इनको क्रम में लगाओ, चैत्र के बाद क्या आएगा, वैशाख, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन, इनको सीरीज में लगाएं। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, तो सीरीज में आप सभी इनको याद कर लें। ऋतु वाला क्वेश्चन भी आ चुका पेपर में कि 6 के 6 ऋतुओं को सीक्वेंस में लगाओ, शायद 2019 में क्वेश्चन आया था। और ये भारतीय मास का ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि इनको सीरीज में लगाओ, ठीक है। अब अलग अलग ऋतु के अंदर हमारे शरीर में अलग अलग बल होता है। जैसे कि ये जो श्रेष्ठ लिखा हुआ है ना, मध्यम अल्प अल्प मध्यम, श्रेष्ठ, ये वसंत का, ये सही है, श्रेष्ठ वाला चार्ट सामने ही आएगा। वसंत ऋतु में शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, बल होता है। ग्रीष्म ऋतु में जो बल होता है वो मध्य हो जाता है, यानी कि शरीर में ताकत की कमी हो जाती है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में खाने भी हम हल्के हल्के लेते हैं, भारी खाना नहीं खा सकते।
वर्षा ऋतु में भी बहुत ही, इसमें तो और भी ज्यादा कमी आ जाती है। और सबसे ज्यादा आपने देखे होंगे ना, फ्लू बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया वर्षा और शरद ऋतु में ही आती है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें शरीर का बल सबसे ज्यादा कम होता है, इसलिए सबसे ज्यादा बीमारियां भी वर्षा और शरद ऋतु में ही होती है। हेमंत ऋतु, इसमें जो स्वास्थ्य का स्तर मध्यम स्तर का होता है, और शिशिर में श्रेष्ठ, यानी कि शिशिर और वसंत ऋतु, इन दोनों में जो हमारे शारीरिक जो बल है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो मैंने हल्का इंट्रो दे दिया आपको, ये चार्ट को आप ठीक कर लेंगे, मैं कल दोबारा इसकी करेक्ट करके फोटो भेजूंगा ग्रुप में। तो कल हम इस चीज को पढ़ लेंगे आगे का। कल हम उत्तरायण और आदान काल और दक्षिणायन विसर्ग काल, इनके भैया कल चर्चा करेंगे। भैया एक डाउट था जी बताइए। जी, शायद हेमंत और शिशिर दोनों में श्रेष्ठ बल रहता है ना, और वसंत में मध्यम रहता है। मैं एक बार चेक कर लूंगा, शायद हो भी सकता हो कि इस चार्ट के साथ ये भी हाँ। गड़बड़ हो गया हो। मैं एक बार हाँ, आपको बता दूंगा इसको चेक करके, है ना। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है जी। इस चार्ट पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, आज मुझे इसी में समय लग गया था, इसीलिए क्लास भी लेट हुई फिर हमारी। मैं आपको कल दोबारा बता दूंगा इसको एक बार, ठीक है। इसके अलावा जी कोई भैया। समस्या हो तो बताइए। ओके। तो आज की मैं क्वेश्चनिंग कर लेता हूँ, जो आज हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा, और जो कुछ पहले जो हमने पढ़ा उसके भी क्वेश्चन हम मिक्स करके मैं पूछता हूँ आप लोगों से। तो पहले तो मैं आज जो पढ़ा है उसकी क्वेश्चनिंग करता हूँ। तो सभी मैसेज से बताएं मुझे, सभी तैयार हैं मैसेज क्विज के लिए? ठीक है, तो मुझे आंसर करेंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल थ्योरी का टॉपिक ज्यादा है, इसलिए मैं थ्योरी में आपसे आंसर ज्यादा लूंगा। तो मुझे सबसे पहले बताएं, मुझे मैसेज करना, स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत क्या क्या आती है चीजें? और मुझे बताएंगी अनीता पाटिल जी, माइक खोल के बताएंगे स्वस्थ वृत्त का अर्थ क्या होता है। मयंक जी मुझे माइक खोल के बताएंगे। जी सर। बताइए सर ठीक है अनीता जी, तुरंत माइक खोला करो, बहुत लेट कर दिया आपने। मयंक जी बोलिए। सर स्वस्थ व्रत मतलब स्वस्थ व्रत दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वस्थ धन व्रत, व्रत मतलब होता है चर्या, मतलब हम कैसा आचरण करते हैं। तो चर्या हमारी दिनचर्या भी हो सकती है और रात्रि ऋतुचर्या भी हो सकती है। तो दिनचर्या में हमारा सोना, जागना और उठना, इस तरह करके कुछ कुल 15 चीजें जो आपने बताई हैं वो सीक्वेंस से वो करनी होती हैं। और ऋतुचर्या में हमें ऋतुचर्या के हिसाब से, जैसे इसमें बसंत शिशिर ऋतु ये सभी होते हैं, तो इसमें इनके हिसाब से चलना होता है। मतलब इसका उद्देश्य ही होता है मनुष्य के मतलब व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगों से बचाव करना होता है, इसका उद्देश्य इसका स्वस्थ व्रत का। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मेरा है, मुझे बताएंगे आयुर्वेद के कितने उद्देश्य हैं और कौन कौन से हैं? मैसेज करें। और सतवीर जी मुझे माइक खोल के बताएं। जी थैंक यू राहुल जी। दो उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोगों को दूर करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे किरण जी। किरण जी आप मुझे बताएंगे दिनचर्या के सबसे स्टार्टिंग के 3-4 स्टेप आप मुझे बता दीजिए। सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है? माइक खोल। बाकी लोग मैसेज करे थे, मैसेज में देखो पूजा जी ने, कुंदन जी ने, 2 ही लोगों ने किया है। मैं मैसेज रीड कर रहा हूं, बाकी मैसेज में पार्टिसिपेट किया करो।
पूजा जी आप माइक खोल के बताइए दिनचर्या के पॉइंट्स। जी जी। दिनचर्या के हैं टोटल 15-16 आई थिंक। जागरण है पहला, मुख धोना है, फिर उषा पान करना है। उषा पान में होता है 1 से या 4 गिलास का आपको पानी पीना है, जो कि आपको रात को तांबे के बर्तन में उसको रखना है और सुबह उसको पीना होता है। वही उषा पान कहलाता है। और फिर मल त्याग का है, फिर दांतों की सफाई करना बताया गया उसमें। और आई थिंक जीभ को साफ करने की बात कही गई है। और काजल बोला है उन्होंने। और मुझे याद नहीं आ रहा सीक्वेंस, सॉरी सीक्वेंस मिस होगा मेरा थोड़ा सा। इनके आगे पालिश। से कुंदन जी बताएंगे। पूजा जी ने जहाँ से छोड़ा है उसके आगे से कुंदन जी बताएंगे। मल त्याग के बाद से बताइए, मल त्याग के बाद। भैया मैं बताऊं, त्याग के बाद दंत धोती, जिह्वा की सफाई, गंडूस धारण, अंजन, और नस्य कर्म, धूमपान और कर्म, व्यायाम, उपटन, स्नान, वस्त्र, भोजन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेलो। तो मैं वापस पूजा जी से जाऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि आज इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था नस्य कर्म क्या होता है, और मैंने कहा था मैं पढ़ाऊंगा क्लास। तो पूजा जी मुझे अब बताएंगे कि क्या आपको समझ आया। बताएं सबको नस्य कर्म क्या होता है। नस्य कर्म वो नाक में बूंद डालते हैं ना, ड्रॉप, तेल का ड्रॉप डालते हैं। अभी आपने बताया था कि वो मेमोरी पावर को बढ़ाने वाला एक नाम बताया आपने, अणु तेल आई थिंक। तो उसका इस्तेमाल करते हैं, नाक में डालते हैं, ड्रॉप करके डालना होता है, 1 या 2 बूंद डालना होता है नाक के अंदर, उसी को नस्य कर्म कहते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा और क्या क्या चीजें डाली जा सकती है? बादाम रोगन डाल सकते हैं, गाय का घी डाल सकते हैं। और हम षटकार मास करने के बाद कई बार जब हम सूत्र नीति करते हैं तो उससे पहले भी हमें ये एडवाइस दी जाती है कि आप घी डाल के आओ, तो आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा बताया, आप समझ आ गया होगा आपको नस्य क्या होता है। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो आप इन चीजों को समझ के आगे बढ़िए, ठीक है। अब मुझे अगला क्वेश्चन मेरा है स्वाति जी से। आप मुझे बताएंगे रात्रिचर्या में क्या क्या आता रात्रिचर्या एक दिनचर्या का ही भाग है। मतलब दिनचर्या 24 घंटे की मानी जाती है, तो रात्रिचर्या उसी का एक भाग है। तो खाने के बाद, रात के खाने के बाद का जो टाइम है वो रात्रिचर्या में आता है। बहुत बहुत बढ़िया, सतवीर जी ने इतना लंबा अच्छा मैसेज टाइप किया, बहुत बढ़िया सतवीर जी, बहुत बढ़िया। सर मैं रात्रिचर्या में बेसिकली 6 चीजें हैं। जी संध्योपासना, रात्रि पैर में रात्रि भोजन, रात्रि शयन और तत्वबोध की साधना, ये सब इसमें है। बहुत बढ़िया। सतवीर सर प्लीज मैसेज कर दीजिए ताकि सबको फायदा, या बोल दीजिए मैं भी लिख लेता हूँ, आप एक एक करके बोल दीजिए। 6 की 6 चीजें बोल दीजिए आप। जी, रात्रि पहर में सबसे पहले संध्योपासना, संध्योपासना के बाद में रात्रि पहर आरंभ होता है, फिर रात्रि भोजन है, रात्रि शयन है, तत्वबोधक की साधना है। एक चीज मैं ऐड करूं क्या राहुल सर? जी बताइए। जैसे सतवीर सर ने कहा तत्वबोध की साधना, तो वैसे ही सुबह में भी हम जो करते हैं दिनचर्या में, तो आत्मबोध की साधना ऐड कर जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल है आत्मबोध की साधना। कई बुक्स में मैंने पढ़ा था, वहां तो ये बोलते हैं उठते ही एक मंत्र होता है विष्णु को प्रणाम करना। हम धरती पे पैर रख रहे हैं तो पहले क्षमा मांगना कि ये धरती माँ हमने आपके ऊपर पैर रखा तो हमें क्षमा करें। और भी बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं, मैंने छोड़ दिए, मैंने प्रमुख ही लिए हैं। तो जी हाँ, ये हो गया। अब मुझे बताएंगे ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का मेरा क्वेश्चन है विजय जी से, कितनी ऋतु होती हैं सीक्वेंस में बताइए। सर 6 ऋतुएं होती है। सबसे पहले होते नाम बताइए हैं सर, ऋतु के नाम भी बताना सर। जी।
ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन एक बार सीक्वेंस में। वसंत, ग्रीष्म, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर। अब आया ना ठीक ट्रैक पे, बहुत बढ़िया। अब मुझे मीनाक्षी जी बताएंगी आश्विन और कार्तिक किस ऋतु में आते हैं। इनका नेटवर्क इशू होगा। पूनम जी मुझे बताएंगे आश्विन और कार्तिक किस ऋतु के अंतर्गत आते हैं। शरद ऋतु में आते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर रानी मैं दिनचर्या में एक ऐड करूं? जी बताइए पूनम जी। स्नान के बाद योगा बोला गया है। स्नान के पहले व्यायाम और स्नान के बाद योगा करना है। हाँ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर लोग व्यायाम करने के बाद योगाभ्यास नहीं करते, वो एक साथ ही करते हैं रिदम में, ठंडे हो जाते हैं ना फिर। रानी जैन जी मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि वसंत ऋतु का इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से टाइम पीरियड बताइए। सर बसंत ऋतु में जो है ऊर्जा अपनी एनर्जी तेज हो जाती है और इसका समय रहता है 15 मार्च से 14 मई तक। बहुत बढ़िया। इस तरीके से आगे दो महीने आप जोड़ देना, एक को याद कर लो, फिर दो महीने जोड़ लेना, आगे का अपने आप याद हो जाएगा। जी सर। बहुत बढ़िया। अब मेरा क्वेश्चन पहले पे जाता हूं मैं, विपाक मुझे बताएंगे अंशुमान जी, विपाक बताइए क्या होता है। सर मैं बोल देता हूँ। बताइए सत्यवेद सर, बताइए विपाक क्या सर होता है। सर हम जो मुंह में कोई हमारे भोजन का अंश डालते हैं, कुछ खाने की चीज जब डालते हैं शुरू में, तो उसके परिणाम जब उसका समापन होता है उस समय जो रस का अनुभव होता है वो विपाक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको एग्जांपल दीजिए, मैंने 2-3 एग्जांपल भी दिए। जैसे मान लीजिए मीठा खाते हैं तो मीठा खाने के कुछ समय बाद आपको खट्टापन महसूस होता है, या जैसे नीम की पत्ती हम सवेरे खाते हैं तो उसके बाद उसको मीठापन महसूस होता है, तो इसका विपरीत जो है वो विपाक है। बहुत बढ़िया, लास्ट में वेरी गुड। अगला मेरा और एक क्वेश्चन है। सर, भैया और एक एग्जांपल बताऊं इसका। जी बताइए। दही जो है, दही खाने में बहुत ठंडा होता है लेकिन वो अंदर जाके पेट के लिए गर्म रहता है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार नींबू का भी कंसेप्ट होता है, आंवले का भी कंसेप्ट होता है। उनका सामने तो कुछ दिखते हैं, अंदर जाके कुछ और काम करते हैं। आपने भी आश्चर्य देखा होगा ना कि नींबू तो खट्टा होता है फिर भी एसिडिटी में देते हैं। कई बार मेरे भी दिमाग घुमा भी है, नींबू तो खट्टा है लेकिन एसिडिटी में ही, फिर एसिडिटी को आराम भी कर देता है। क्यों? लेकिन क्योंकि उसका विपाक दूसरा होता है, अंदर जाके वो कार्य दूसरा करता है, इसीलिए वो एसिडिटी को बढ़ाता नहीं, कम करता है। ये रीजन है कि सामने दिख तो कुछ रहा है लेकिन अंदर कुछ और हो रहा है शरीर में, छुपा रुस्तम। तो सर कुछ है। तो राहुल जी, दही अपन किसी के पेट में गर्मी हो रही तो दही देंगे तो गर्म पड़ेगा क्या? अब मुझे श्योर नहीं है दही का विपाक उष्ण होता है, स्वाति जी ने बताया, हाँ। मुझे श्योर नहीं है कि वही होता है क्या। लेकिन जहां तक मुझे लगता है दही का जो शीत वीर्य की होती है वो ठंडी प्रकृति की होती है। नहीं सर भैया, दही इसका का विपाक उष्ण नहीं रूक्ष रहता है। इसका रूक्ष हो जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं, वो तक्रम होता है ना, जैसे क्या कहते हैं उसको, जो शीत बोलते हैं जिसको हम गाँव में, वो रूक्ष होता है, उसका रूखापन लाता है अंदर हमारे। रूखापन मान सकता हूँ, वात को बढ़ाता है, लेकिन प्रकृति तो ठंडी है ना, गर्म नहीं होगी ना प्रकृति। हाँ जी। तो शायद स्वाति जी ने गलती से बोल दिया, या कुछ और एग्जाम्पल होगा स्वाति जी जो आप कहना चाहती होंगी, ये नहीं होगा वो। दही खाने से, लस्सी पीने से शरीर में ठंड आती है क्योंकि वो शीत वीर्य की नहीं होती है, अभी तो गर्मी में भी भैया, हाँ, छाछ जो है ना, वो छाछ की प्रकृति ठंडी रहती है, वो पेट में भी ठंडी रहती है, लेकिन जो दही है उसकी प्रकृति गर्म हो जाती है पेट के अंदर।
कोई बात नहीं जी, आप इतना कह रही हैं तो मैं एक बार स्टडी कर लूंगा इसको, है कल हम चर्चा कर लेंगे दोबारा से इसी विषय के ऊपर, ठीक है। जी भैया। ऐसा मैंने भी सुना है वैसे तो, जो स्वाति जी कह रही है ना। ठीक है, मैं कल स्टडी करके आऊंगा इस टॉपिक पे, बाकी आप लोग भी देख के आना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं, ज्ञान ही मिलेगा हमें, जो भी निष्कर्ष आएगा सभी का ज्ञान बढ़ेगा उसमें, ठीक है। अब मुझे बताएंगे वीर्य, तो वीर्य मुझे बताएंगे विजय जी। विजय जी का नंबर आ गया। प्रीतम जी आप बताइए, प्रीतम जी आप मुझे बताइए वीर्य क्या होते हैं, उसका किस रस से ज्यादा प्रभावी होते हैं, कम प्रभावी होते हैं, और इसके प्रकार कितने होते हैं? सर 2 प्रकार। कौन कौन से? ये थोड़ा ध्यान नहीं है जी। भैया जी मैं बताऊं? बताइए रानी जी। भैया जी जो वीर जो रहता है रस से अधिक शक्तिशाली रहता है, और इसके 2 प्रकार होते हैं, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। और अब जो मैं शीत वीर्य बहुत शीत अच्छा वीर्य बताया। रहता है इसमें मधु तिक्त और कसाय रहता है, और उष्ण वीर्य रहता है इसमें लवण, अम्ल, लवण और कटु रहता है। अगला मेरा क्वेश्चन मैं कल वाले टॉपिक से पूछता हूँ, क्योंकि वहां वो भी बहुत जरूरी है, रस का टॉपिक। मुझे बताएंगे मैसेज करके उन रसों के नाम बताएं। अब रसों के नाम टाइप करना जो वात को बढ़ाते हैं, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो कंसेप्ट नहीं क्लियर होएगा। बार बार जब मैं आपसे पूछूंगा ना, आपको आदत पड़ जाएगी, और आपके बोल चाल के जैसे 2 का टेबल होता है ना, आंख बंद करके बोलते हैं 2 5 जा 10, इस प्रकार बाद में आपकी आदत में पड़ जाएगा। जयसूर्य जी माइक खोल के बताइए, जयसूरी उम्ब्रे जी। जी सर। बताइए। कटु कषाय वात को बढ़ाते हैं। कटु तिक्त कसाय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बताया। अब मुझे वो रस बताइए जो वात और पित्त दोनों को बढ़ाते हैं, उस रस का नाम लिखिए, और मुझे भारती माली जी माइक खोल के बताइए, जो पित्त और वात दोनों को बढ़ाते हैं। भारती जी। लवण नो, रुक गए आप, थोड़ा सा हल्का सा गलती हो गया। राधिका जी मुझे बताएंगी। मधु, लवण और तिक्त। भैया थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। मेरा क्वेश्चन क्या है ये तो सुन लो पहले। मेरा क्वेश्चन है पित्त और वात को बढ़ाने वाला रस कौन सा है? बढ़ाने वाला। मैं बताऊं? को उष्ण उष्ण बढ़ाता है ना भैया, और वात को रुक्ष बढ़ाता है। हिंदी में मैं बता देती हूँ। पित्त बढ़ाता उष्ण रस और वात बढ़ाता रुक्ष रस। राधिका जी आप पहले 6 रसों के नाम बताओ मुझे, 6 रसों के नाम। उसके बाद ही तो आगे बताओगे। 6 रसों के नाम बताओ, तो मुझे लग रहा है आपको रसों के नाम ही नहीं पता शायद। कटु तिक्त कषाय, और फिर अम्ल, मधुर, लवण। हाँ, आप इनको सीरीज में याद करना, तभी आपको मेरी ट्रिक काम आएगी। सीरीज ही याद नहीं होगा तो ट्रिक फेल हो जाएगी फिर वो, ठीक है। हाँ वो पढ़ूंगी भैया, हो जाएगी याद। ओके। अब मैं पूजा जी से क्वेश्चन पूछूंगा, और बहुत बार पूछ चुका हूँ, ये बोर भी हो जाएंगे उसी क्वेश्चन से, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा। बताइए पूजा जी। हाँ जी। से लेकर के ओज तक पूरी सीरीज मुझे बताइए। हाँ जी, फिर से। हाँ, खाने से लेकर के अंदर जठराग्नि, धातुअग्नि, मल के अच्छा, ठीक ओज, ठीक पूरा ठीक। सीरीज मुझे चार्ट सुनाइए। जो आयुर्वेद में दिया गया ना भोजन का सीक्वेंस। जी। हेलो। हाँ बताइए, वो बड़ा हाँ वाला जी। जो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ हाँ जी, मैं बता रही हूँ आपको। आपका भोजन है वो अग्नाशय हमारा ड्यूडेनम में जाता है, एंड वहाँ पे जो पाचक रस होता है उसको पचाता है, एंड देन फिर वो 2 भाग में डिवाइड होता है, सार भाग और असार भाग। ठीक है,
सार भाग को हम कहते हैं प्रसाद भी कहते हैं, प्रसाद भाग, ठीक है, या पोषित भाग। और दूसरा आपका असार भाग में होता है कीट, मल, ठीक है। मल 3 प्रकार के हैं आपके, पूरिश, मूत्र, स्वेद, ओके। और जो हमारा सार भाग है वो भूत में आ जाता है, फिर भूत का फिर आपका धातु में चला जाता है, फिर धातु के भी धातु के अंदर जो शुक्र है, शुक्र 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, परा और अपरा। परा में होता है आपका 8 बिंदु, ठीक है, और अपरा में होता है आधा अंजुली। परा को हम जान लेते हैं, परा में होता है कि 8 बिंदु अगर ये खत्म हो जाते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और अपरा में अगर आधी अंजुली से कम हो गया मात्रा तो शारीरिक और मानसिक दुर्बलता आती है, शरीर मतलब थका थका सा रहता है और हम अच्छे से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। ये है पूरा सीक्वेंस। तो छोटा सा मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपने बताया। हाँ जी, हाँ जी। आप मुझे बताइए, पर अपर ये किसके भाग आपने बताए? हाँ जी, पर और अपर जो अंत में बताया ना आपने, 8 बिंदु और आधा अंजुली, किसका पार्ट है ये बताइए? ये शुक्र का है। बताइए, बाकी लोग बताइए इन्होंने क्या गलती किया यहाँ पे। ओज सर मैं बोलूं? जी बताइए पूनम जी। ओज का है वो, ओज शुक्र के बाद जो बनता है ओज। ओह आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। थोड़ा जल्दी कर दिया मेरा सीक्वेंस पूरा करने में, सॉरी। आपने बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपको अच्छा नहीं, राहुल सर मुझे एक और बात पूछनी थी। जैसे आपने अभी बार बार आप कहते भी रहते हैं कि हर एक के साथ मल भी बनता रहता है, तो जैसे धात्वग्नियां है उसमें मल तो मेंशन किया गया चार्ट में, ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है। और जो भूत है उनके साथ भी क्या मल मेंशन होगा या फिर नहीं? होगा, हर जगह पे होगा, हर अग्नि के बाद में मल। इट मीन्स कि जो हमारा सार भाग है उसके बाद भूत अग्नियां हैं, तो भूत अग्नियां भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, मल एंड आपका धात्वाग्नि। किट और प्रसाद हर जगह बनेगा जहाँ भी अग्नि कार्य करेगी। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके जी। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसी चार्ट का एक क्वेश्चन है, पूजा जी ने शॉर्ट में बता दिया, अब मैं डिटेल में पूछता हूँ उसी को और गहराई से। मुझे बताएंगे धर्मिष्ठा जी, 13 प्रकार की अग्नियां होती है, उनको सीरीज में बताइए। पहले कौन सी अग्नि आएगी, फिर कौन सी अग्नि आएगी, सीक्वेंस में पहले बताइए। छठराग्नि आएगी, उसके बाद पंच तत्वाग्नि आएगी, उसके बाद सातवाग्नि आएगी। पंच तत्वाग्नि के नाम बताइए और धात्वाग्नि के नाम बताइए। पृथ्वी अग्नि, जल को क्या बोलते हैं? आप्याग्नि। हाँ, त्यारबाद तेज अग्नि, ठीक है, वायु अग्नि और आकाश अग्नि। ठीक है, अब धात्वाग्नि बताइए। रसाग्नि, रक्ताग्नि, माशाग्नि, मेदाग्नि, अस्थि अग्नि, मज्जा अग्नि और शुक्र अग्नि। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने बता दिया, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। तो इतना काफी होगा, बाकी आप लोग अपने आप से थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है जी। तो आज के लिए मेरा इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल शायद प्रणव जी मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे 2 घंटे पढ़ाने के लिए, शायद कल के पूरे 2 घंटे शायद प्रणव जी पढ़ाएंगे, शायद मैं ना पढ़ाऊँ, फिर हम परसों मिल जाएंगे। मौज हो गई, मौज रहो। चलो पूजा जी मौज मौज में शांति पाठ करा दीजिए। अनुतेल क्या होता है सर? क्या बता रहे कुंदन जी? वो अनुतेल ऑयल बताया था ना आपने, नाक के लिए, नासे में। षड बिंदु तेल। कौन सा? हाँ, षड बिंदु तेल, षड बिंदु तेल, वो कफ जब ज्यादा हो जाता है ना, साइनोसाइटिस की समस्या, तब उसको यूज करते हैं, बहुत तेज होता है वो, बहुत ज्यादा तेज। वो कहाँ मिलेगा? ऐसे बोलूंगा तो वो दे देगा? वो हाँ दे देंगे, षड बिंदु तेल। लेकिन षड बिंदु तेल वही यूज करना जिनको साइनोसाइटिस की समस्या है, उससे जो सर्जरी भी रुक जाती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे को बचपन से ही कफ की समस्या रही है, और
लगभग अभी 18 साल तक मेरी नाक हमेशा भरी रहती थी कफ से, और नाक सूज गई थी अंदर से, और साइनोसाइटिस की समस्या थी। बहुत घूमा, बहुत ट्रीटमेंट ली, कोई इलाज नहीं मिला। मैंने षडबिंदु तेल का भी यूज किया था, कुछ आराम मिला, लेकिन योग से जब मैं जुड़ा मुझे नहीं पता चला ऑटोमेटिक कब मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी। अपने आप ही 5-6 महीने बाद जब मैंने गौर किया, अरे मेरे तो साइनस की प्रॉब्लम ठीक हो गई। मेरे पेट में मुझे करीबन 7-8 बार कुत्तों ने मुझे काटा हुआ है बचपन में। मुझे बहुत इंजेक्शन लगे। पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नेवल के चारों तरफ टीके लगाते थे, तो मेरा पेट बहुत टाइट रहता था। वो मेरी प्रॉब्लम बहुत पेन करता था मेरे को स्टमक। मुझे नहीं पता चला कब ठीक हो गया अपने आप ही योगा प्रैक्टिस करने से। तो छुपी हुई बीमारियां जिनका हमें पता भी नहीं, वो भी मेरी ठीक हो जाती है। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट चाहूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको अपना दिमाग भी फ्रेश करना है और स्मार्ट वर्क करना है ना, स्मार्ट वर्क करना है, तो अणु तेल को आप जरूर लेके आइए और 2-3 बूंद अपनी नाक में डालिए। आपकी मेमोरी काफी शार्प हो जाएगी उससे। और एक खाने में एक औषधि होती है, ब्राह्मी नाम का एक पौधा होता है, ब्राह्मी। आप गूगल पे ढूंढना, आपको मिल जाएगा, नर्सरी में भी मिल जाएगा, खरीद सकते हो ब्राह्मी। और उसके 3-4 पत्ते आप डेली खाया करो, उससे भी मेमोरी काफी शार्प हो जाएगी। ठीक है जी। तो आपको 1 महीने आपकी मेमोरी की बहुत नीड है आपको। और इसके अलावा अखरोट और बादाम भी हेल्पफुल हैं आपकी मेमोरी को बढ़ाने। और अब मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा सा डाइट पे, क्योंकि मैं पूछ लेता हूँ।